आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस रिस्पेक्टफुल अभियान में, जो कि हम लोग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं रिस्पेक्ट अभियान को। और उसी उपलक्ष्य में आज का लाइव सेशन मैंने रखा है। हम सब लोगों ने मिलकर रखा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वो लोग प्री वेडिंग कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से प्री वेडिंग कर रहे हैं। और गुड इवनिंग सचिन भोर सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं ये भी वेट कर रहा हूँ कि और भी लोग काफ़ी ऑनलाइन आए। महेश सर, आप इतने दूर से लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोगों को हम लोग आने देते हैं लाइव, ताकि सेशन की शुरुआत शुरू से वो देखे। राम नायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी लाइक आने के लिए। गुड इवनिंग श्रीकांत जी। आज का लाइव सेशन स्पेशली प्री वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए है और प्री वेडिंग एडिटर्स जो प्री वेडिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं क्या उनको दे सकता हूँ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज पूरे सेशन में प्री वेडिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बारे में उसके लास्ट में एक फोटो को हम लोग क्या क्या चीज इनहांस करना चाहिए प्री वेडिंग में, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज जो भी फोटोग्राफर्स हैं, आज अपन लोग घरों में बैठे हैं और ये एक सही समय है कि फोटोग्राफर्स को कुछ सीखने को अगर मिले। जैसे मैं भी खुद रोज बहुत कुछ सीख रहा हूँ इंटरनेट के माध्यम से, और डेली मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं रोज कुछ ना कुछ सीख पाऊँ। तो आज जो मैं प्री वेडिंग में बहुत काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि प्री वेडिंग में बहुत अच्छा लोग काम करें। तो हम रिस्पेक्ट अभियान का ये दूसरा वर्धापन दिन है, कल 1 अप्रैल को हुआ। उसके पहले मैं रिस्पेक्ट अभियान क्या है उसके बारे में 2 मिनट का एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज बने रहिए मेरे साथ। तो सचिन सर ने 2 साल पहले 1 अप्रैल को एक अभियान स्टार्ट किया वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए। उनका एक बहुत बुरा अनुभव आया था एक वेडिंग फोटोग्राफी में, और वही वेडिंग फोटोग्राफी में उन्होंने जो भी उनके साथ बीती वो फेसबुक पे सभी दोस्तों के साथ शेयर किया। और ऐसा हुआ था कि जितने भी लोग वो उसको देखा या पढ़ा उन्होंने, उनके साथ भी जिंदगी में कभी ना कभी वेडिंग्स में इस तरह से हुआ है। हमेशा एक फोटोग्राफर बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से काम करता है वेडिंग में, और पर कभी कभी एक ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि उसको अपमान सहन करना पड़ता है। तो सचिन सर ने उसी तरह से कुछ पे जैसे ही उन्होंने शेयर किया, काफी रिस्पॉन्सेस वहां पर आए, और सोचा गया कि एक बार मिला जाए सभी जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और वो सब मिले और इस अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआत में फेसबुक पे मैंने जब ये अभियान के बारे में सुना तो मैं उतना ज़्यादा गंभीर नहीं था उस बारे में, पर सचिन सर के जो उनकी काम की तत्परता देखा, मैंने काम के फोटोग्राफर्स के प्रति उनकी भावना देखा, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इस इंडस्ट्री में अगर कुछ काम करना है तो मैं सचिन सर के साथ जुड़ जाता हूं, ताकि मैं वेडिंग फोटोग्राफी में वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए कुछ कर पाऊं। तो उसी उद्देश्य के साथ मैं रिस्पेक्ट अभियान में जुड़ा, और आज रिस्पेक्ट अभियान को लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और पूरे भारतवर्ष में रिस्पेक्ट अभियान ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम इस अभियान के अंतर्गत हम लोग ये बताते हैं कि रिस्पेक्ट कोई भीख मांगने वाली चीज नहीं है। रिस्पेक्ट कोई भीख मांगने से नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट मिलेगा तो सिर्फ एजुकेशन से, मतलब भिक्षा से नहीं, शिक्षा से मिलेगा रिस्पेक्ट। तो हम चाहते हैं कि फोटोग्राफर्स को और भी ज़्यादा ट्रेन करें, ताकि हम लोग प्रोफेशनल तरीके से इस इंडस्ट्री में अपने आप को साबित करें, और जो लोग क्लाइंट्स हैं हमारे, वो हमें एक प्रोफेशनल के तरह हमारे साथ बर्ताव करें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ फोटोग्राफर्स के वजह से एक व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है तो पूरी इंडस्ट्री पर वो नाम खराब हो जाता है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी वेडिंग फोटोग्राफर से, कि अगर हम लोग वेडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम खुद अपने आप को बहुत सभी को रिस्पेक्ट करें, ताकि हमारी भी सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे।
तो आज मैं तो फील्ड पे नहीं रहता हूँ, मैं एडिटर हूँ, पर मैंने मतलब इसके पहले जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता था तब मैंने देखा है कि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक फोटोग्राफर को इजी वे में लिया जाता है। बट भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस इंडस्ट्री में अपनी आप को सेवा देंगे, मतलब प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, ताकि लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि सभी वेडिंग फोटोग्राफर्स जो है बहुत अच्छा सुंदर काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो अप्रिशिएट करें, क्लाइंट सभी उनको अप्रिशिएट करें, करते भी हैं। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ गांव में ही ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पूरे शहर, पूरे भारत के बाहर भी ऐसा होता है कि कभी कभी वेडिंग इंडस्ट्री में कुछ दिक्कतें आ जाती है जिसकी वजह से क्लाइंट हमसे नाराज होता है। तो ऐसी क्या वजह है कि जो फोटोग्राफर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है? वो सब चीजों के अभियान लेके ही हम इस अभियान में काम कर रहे हैं। आज वेडिंग इंडस्ट्री में मैं एक एडिटर, मतलब वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग एल्बम एडिटर हूँ और मैं प्री वेडिंग के शूट्स भी एडिट करता हूँ। और आज आपको जब भी मैं जितना भी बन पाएगा इस स्क्रीन पे, मैं इस स्क्रीन पे आपको वेडिंग से रिलेटेड जो भी एडिट है या फिर प्री वेडिंग से रिलेटेड जो भी एडिट है आपके साथ शेयर करूंगा 100%। और अगर इसका वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं भी दिख पाता है तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं करने वाला हूँ। और जैसे इसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा और प्रॉपर वे में आपको मिनिमाइज बिल्कुल भी डिटेल्स में जाके आप देख सकेंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है इसको अपलोड करने में, पर आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि हम लोग इसका जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर पाए। दूसरा, अभी जो इंडस्ट्री में कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर एक तरीके से हम लोग 20 साल पुराने जगह पे चले गए। कई बार हमने देखा है कि कुछ साल पहले अगर मुझे कहीं जाना रहता था या मेरे घर पे अगर कुछ कम किसी चीज की कमी है, तो मैं क्या करता था कि मतलब मेरी माँ क्या करती थी कि अपने पड़ोस के यहाँ से एक कटोरी चीनी लेके आ जाती थी, या फिर मेरे पापा को कहीं पर जाना रहता था और उस समय उनके पास गाड़ी नहीं रहती थी, तो हम लोग बाजू वाले से हम लोग 2 व्हीलर भी कभी कभी मांग के ले जा करते थे शहरों में। तो आज वो दिन आ गया है। आज हमारे पास सब कुछ रहने के बावजूद भी हम बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि लॉकडाउन पोजीशन में है। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर 21 दिन में ये लॉकडाउन अगर ओपन हो जाता है तो भी क्या इंडस्ट्री अपने सही जगह पे पहले जैसे काम करना चालू कर देगी क्या? पर मुझे नहीं लगता है कि 21 दिन के बाद भी अगर ये ओपन हो जाता है तो वो लाइन पे आने के लिए उसको समय, मतलब तुरंत चालू हो जाएगी, उसको समय लगेगा, क्योंकि इतनी दिनों का जो गैप है उसको भरने के लिए समय लगेगा। क्योंकि हमारा जो वेडिंग इंडस्ट्री है, और ये वेडिंग इंडस्ट्री में ये शौक की चीज है, और अभी लोगों को मालूम हो गया कि फिजूल खर्ची पे कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि अब वो घर पे ही है, सब कुछ होने के बाद भी वो खर्चा नहीं कर पा रहे, और बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं इस रिस्पेक्ट संवाद सप्ताह में। सभी फोटोग्राफर्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, ताकि सभी लोग मेरा सब्जेक्ट शुरू होने के पहले जो प्री वेडिंग का मेन सब्जेक्ट मैं लेके आया हूं, आपके सामने लेके आने वाला हूं, वो सब देख पाए। अभी कुल मिलाकर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं फिर से उनका स्वागत करता हूं इस रिस्पेक्ट संवाद में। और ये पूरा सप्ताह, ये पूरा वीक लाइव सेशन से भरपूर रहेगा। डेली 2 सेशंस रहेंगे, फोटोग्राफी से रिलेटेड, वीडियोग्राफी से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, और बिजनेस में क्या करना चाहिए फोटोग्राफर्स ने क्या क्या डेवलप करना चाहिए, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी चाहिए, फेसबुक मार्केटिंग क्या चीज है, वो सब सब्जेक्ट्स हम लोग ये पूरे हफ्ते में लाइव रहने वाले। रोज 2 सेशंस रहेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमेशा बने रहें। 2 सेशंस डेली के रहेंगे जो कि आपको बहुत इंफॉर्मेटिव रहेंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि पूरी कोर टीम इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है। मैं पूरी कोर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो पूरी कोर टीम इस पूरी इंडस्ट्री में फोटोग्राफर्स के लिए लड़ रही है और इस इंडस्ट्री को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए अपना योगदान दे रही है। दूसरी बात करते हैं हम लोग मेन विषय पे कि वेडिंग इंडस्ट्री में प्री वेडिंग यानी क्या। तो प्री वेडिंग मतलब शादी के पहले जो भी कुछ फोटो शूट करते हैं वो प्री वेडिंग है। सिंपल बात है, प्री वेडिंग यानी शादी के पहले जो भी चीज हम लोग शूट करते हैं वो प्री वेडिंग है। तो शादी के पहले बहुत सारे शूट्स होते हैं, जैसे कि एंगेजमेंट
एक एंगेजमेंट को भी हम लोग प्री वेडिंग बोल सकते हैं, क्योंकि प्री वेडिंग एंगेजमेंट जो है वो शादी के पहले होती है। और उसके पहले जो भी आप घर के जितने भी प्रोग्राम्स अगर आप शादी के पहले शूट करते हैं तो वो प्री वेडिंग है। पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि प्री वेडिंग यानी किसी अच्छे साइट पे लेके जाना और 10 ड्रेसेस लेके जाना दूल्हा और दुल्हन के, और 10 दुल्हन ड्रेसेस लेके जाके उसका वहां पर शूट करना, उसका वीडियो बनाना, तो इसको ही प्री वेडिंग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्री वेडिंग एक सिंपल चीज है, उसको बहुत ज्यादा वाव बनाने की जरूरत नहीं है। पर आज जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है प्री वेडिंग, शादी वेडिंग का असाइनमेंट देने के पहले प्री वेडिंग के असाइनमेंट्स बुक हो जाते हैं, और उसके काम के अनुसार उसका जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है उसके बाद क्लाइंट डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति वेडिंग अच्छी तरह से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो कई क्लाइंट्स को मेरे फोटोग्राफर दोस्त हैं जो बताते हैं कि वेडिंग प्री वेडिंग होने के बाद ही वो कंफर्म करने वाले हैं कि हमारा जो भी असाइनमेंट है वो कंफर्म है या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि प्री वेडिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, प्री वेडिंग का शूट बहुत खूबसूरत होना चाहिए, उसकी एडिटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। तो मेरे पास काफ़ी दूर दूर से काम आते हैं और कई अच्छे अच्छे कैमरेज भी रहते हैं और लोकेशंस अच्छे अच्छे रहते हैं। पर कई फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जिनके पास नॉर्मल कैमरेज है, नॉर्मल कैमरेज के रहते हैं और लोकेशंस भी उतने कुछ बाहर जाके शूट नहीं करते। तो एक अच्छे एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि आपके पास जो भी रॉ फोटोज आए हैं उस रॉ फोटोज को आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं, मतलब कितना इनहांस कर सकते हैं। तो प्री वेडिंग में मैनिपुलेशंस में मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। मैनिपुलेशन में मतलब सबसे पहले तो मैनिपुलेशन यानी क्या? मैनिपुलेशन यानी कोई भी वो चीज जो शूट के दौरान नहीं थी, हमने बाद में ऐड किया, वो एक मैनिपुलेशन है। स्काई रिप्लेसमेंट भी एक मैनिपुलेशन है। उसमें कुछ एडिशनल कोई चीज अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो भी मैनिपुलेशन है। पर मेरा ये विश्वास है पर्सनली कि प्री वेडिंग में इन्हांसमेंट्स होने चाहिए। मतलब अगर उसमें खूबसूरती को ऐड करने के लिए अगर मैं फोटोशॉप के माध्यम से कुछ ऐड कर रहा हूँ तो वो एक इन्हांसमेंट है। दूसरी कुछ खास बात यह है कि प्री वेडिंग में ऐसा दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है बॉस कि जो प्री वेडिंग एडिट करता है। प्री वेडिंग हमेशा एक अच्छा एडिटर ही करता है। सॉफ्टवेयर आपको मदद कर सकता है, एडोब फोटोशॉप वो आपको मदद कर सकता है, लाइट रूम आपकी मदद कर सकता है। पर जो एडिटिंग आप करना चाह रहे हैं, जो सोच आपके दिमाग में है, जो लाइटिंग का नॉलेज आपके पास है, वो नॉलेज के साथ ही एक अच्छा एडिटर खूबसूरत तरीके से एडिटिंग करता है। तो हमें एडिटिंग अगर हमको देखना है या सीखना है तो हमें जरूरी है कि हमसे जो भी अच्छा लोग काम कर रहे हैं उन लोग को हम फॉलो करें। राम बाले जी, मेरा आपसे भी बोलना है। गगन कुलाड़े जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपका दोबारा आपका स्वागत करता हूँ इस सप्ताह में। आपका जो भी संवाद रिस्पेक्ट संवाद चल रहा है ये पूरा सप्ताह लाइव सेशन के लिए। तो प्री वेडिंग एडिट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाए, आपको मदद कर सकता है सिर्फ। तो फोटोशॉप ये एक पावरफुल टूल है जिसे पावर हाउस भी बोला जाता है एडिटिंग में। तो उसके माध्यम से हम लोग फोटो एडिट कर सकते हैं। पर जो एडिटर होता है वो खुद ही एडिट करता है। आपका टैलेंट, आपका क्रिएटिव, आपका नॉलेज जितना भी रहेगा, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका लाइटिंग पे नॉलेज, बहुत से जितनी भी फोटोग्राफी में लाइटिंग की जरूरत है, उसी नॉलेज की जरूरत होती है फोटोशॉप आर्टिस्ट को। क्योंकि सिर्फ फोटोशॉप के टूल्स को यूज करके हम लोग एडिटिंग नहीं कर सकते। तो जिस तरह से फोटोग्राफर रोज अपना स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, रोज अपना नॉलेज अपडेट कर रहे हैं, लाइटिंग सीखते हैं, लाइटिंग के अलग अलग क्लासेस होते हैं, लाइटिंग पे बहुत सारे सेशंस होते हैं और लाइटिंग का इंपॉर्टेंस बताया जाता है। तो एक अच्छे एडिटर से मेरा रिक्वेस्ट है कि उन्होंने भी वो लाइटिंग के सेशंस को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि लाइटिंग ही तो ही फोटोशॉप है। क्योंकि लाइटिंग क्रिएट जब तक हम नहीं कर पाएंगे फोटोग्राफी में, फोटोशॉप में, तो वो फोटो और भी ज्यादा पावरफुल या क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको कुछ प्री वेडिंग के फोटोज आपको साथ पहले दिखाता हूँ कि मैंने उसमें क्या किया है और बिफोर एंड आफ्टर में क्या क्या हम लोग उसमें किया है। फिर हम क्या करेंगे कि एक फोटो लेंगे और उसको फिर मैं एडिट करूंगा मेरे तरीके से। मुझे मालूम है कि आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, पर जितना भी मैं करता हूँ अगर मैं कुछ आपके लिए कर पाऊँ या आपको दे पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है बिल्कुल भी। तो कुछ फोटोज मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने कुछ एडिट किए हैं, जिसपे मैंने लाइटिंग पे काम किया है।
और लाइटिंग पे काम करने के दौरान मैंने ये देखा है कि उसमें डॉजिंग एंड बर्निंग, उसका लाइट सोर्स, उसके कलर्स पॉपिंग, हमने क्या क्या चीजें चेंज की, कभी कभी स्काई रिप्लेसमेंट भी हमने किया है उसमें। तो मैं कुछ फोटोज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा बने रहिए और निश्चिंत रहिए आप। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन करूंगा मैं अब यहाँ पर, तो ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है और ये तब तक स्टार्ट रहेगा जब तक ये पूरा भी सेशन चलते रहेगा। मैं एडोब फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग करने के लिए, उसका फाइल मैनेजमेंट के लिए मैं एडोब ब्रिज यूज करता हूँ, क्योंकि एडोब ब्रिज एक एडोब को फोटोशॉप को फाइल से जोड़ने के लिए काम करता है। तो मैं अभी आपको सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप एडोब ब्रिज ही यूज कीजिए सभी की एडोब फोटोशॉप में अगर काम करना है, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से फाइल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया गया है एडोब कंपनी द्वारा। ये फोटोज मैंने दिखाया आपको, और इसका जो ओरिजिनल फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें टोटली वाइट स्काई है और मैंने इसमें स्काई और एक नॉर्मल फोटो है जो कि सी बीच पे शूट किया है, उसमें मैंने कुछ कलर्स को ऐड करके और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। मॉनिटर एसर का मॉनिटर है, आप कोई भी मॉनिटर ले सकते हैं। मॉनिटर ऐसा कोई भी डिमांडिंग मॉनिटर नहीं है, क्योंकि जितने भी आजकल आईपीएस पैनल वाले मॉनिटर आ रहे हैं वो सभी मॉनिटर्स अच्छे हैं। और बहुत लोग पूछते हैं सर मॉनिटर कौन सा लेना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि महंगा वाला ही लेना चाहिए। तो महंगा वाला मॉनिटर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी मॉनिटर जो भी आईपीएस पैनल का है वो सभी पैनल्स के मॉनिटर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखा है मैंने इसमें एक ब्लू कलर का फोटो है जिसका ओरिजिनल फोटो ये है। मैंने इसको एडिट किया इस तरह से और ब्लू को ज्यादा पॉप किया है, और आप देखेंगे अगर यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पहले का एडिट किया इसको। अब आप देखेंगे ओरिजिनल फोटो में यहाँ पर लिक्विफाई मैंने यूज किया है पेट पे। तो आपका क्लाइंट नहीं बोलता है कुछ भी चेंज करने, आपको जो भी चीज लगती है खूबसूरत दिखे उसके लिए आप कर सकते हैं। छोटे मोटे चेंजेस करके आप फोटोज को और भी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखा मैंने कि इस पैनल से खींच किया था, तो यहाँ पर जो भी स्टेप्स देख रहे हैं आप लोग, वो स्टेप्स यहाँ पर नहीं है, पर मैंने फोटो एडिट में उसको एक पैनल यहाँ से कट किया है और यहाँ पर एडिट करके उसको मैशअप किया है और ब्लेंड किया है उसको। उसके बाद मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर लाइटिंग्स के माध्यम से फोटो को और भी खूबसूरत इनहांस करूं, और उस दीवार पे जो भी कुछ लिखा हुआ था वो भी मैंने मैन्युअली बनाने की कोशिश की। यहाँ पर देखेंगे आप प्रियंका मैंने पेंसिल से लिखा है, और यहाँ पर पीयूष मैंने लिखने की कोशिश की है और उसको दीवार की तरफ मैच करने के लिए मैंने कोशिश किया है। यहाँ पर पूरा मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है और कोशिश की है कि उसका जो बेस है, ये बेस यहाँ पर वो बिल्कुल भी नॉर्मल रहे और उसकी शैडोज वो प्रॉपर दिखाई दे। अब ये एक नॉर्मल फोटो है, इसमें मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, पर डॉजिंग यूज किया है, डॉज एंड बर्न मैंने यूज किया है। आप देखेंगे कि जो तो हाथों में जो डिटेलिंग दिख रही है, लाइटिंग दिख रही है, ये ओरिजिनल फोटो में नहीं है। लाइट्स को ऐड करके और भी फोटो में इफेक्ट लाया जा सकता है। आज वही चीज मैं आपके सामने भी लेके आने वाला हूँ। यहाँ पर टोटली बैकग्राउंड मैंने चेंज किया है, और आप अगर नजदीक से देखेंगे तो मैंने फिनिशिंग किया है और यहाँ पर लाइटिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। आप अगर देखेंगे ड्रेस पे जो लाइटिंग दिखाई दे रही है आपको, ये बैकलाइट इफेक्ट मैंने ऐड किया है। ये चेहरे पे भी बैकलाइट इफेक्ट है यहाँ पर, जो कि ओरिजिनल फोटो में नहीं है। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए
मैं आपको बिल्कुल भी लाइव ट्रेनिंग की तरफ लेके चलूंगा इस प्री वेडिंग के पूरे सेशन में। ये नॉर्मल फोटो है और हमने यहाँ पर इसको चेंज किया है। ये एक ड्रोन से शूट किया हुआ फोटो है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी और बहुत सारे ग्रेन्स थे। प्री वेडिंग में अक्सर देखा जाता है कि फोटो कैमरे में अच्छे दिखते हैं, पर जब हमारे कंप्यूटर्स में हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पे ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि उसके ग्रेन्स भी कम किया जाए और ये जो समुद्र की लहरें हैं उसको प्रॉपर तरीके से ऐड किया है मैंने। अब आप देखेंगे कि पानी ऐसा दिख रहा है कि कोई नाले का पानी है, पर हमारा एक एडिटर का एक जिम्मेदारी होती है कि जितना भी शूट किया है फोटोग्राफर ने उसको और भी खूबसूरत बना के उसमें कलर्स को ऐड करके और भी खूबसूरत बनाया जा सके। तो मैंने यहाँ पर कलर्स ऐड किए हैं और ग्रीन कलर किया है और ग्रीन जो भी पेड़ वगैरह के साइड में जितने भी पेड़ वगैरह हैं मैंने थोड़ा उनको पॉपिंग किया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक खूबसूरत शूट है, केरला का शूट है एक्चुअली ये, और ये ओरिजिनल शूट है। यहाँ पर पानी बहुत गंदा दिखाई दे रहा है, इंटरनली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसकी डेप्थ में, पर मैंने यहाँ पर एक पेड़ अंदर जो काई वाले पेड़ होते हैं वो पेड़ों को ऐड करने की कोशिश की है इसमें। यही वो पेड़ थे जो मैंने फोटोशॉप इंटरनेट से डाउनलोड किए थे और उसको इसमें मैंने ब्लेंड करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हम लोग फोटोज को बहुत खूबसूरत तरीके से ऐड कर सकते हैं और भी जानदार बना सकते हैं। एक एडिटर का यही काम होता है कि जो भी शूट किया है फोटोग्राफर ने उसको और भी खूबसूरत बनाया जाए। यहाँ पर मैंने आप देखेंगे नजदीक से तो मैं जो कलर्स हैं स्किन के उसको चेंज करने की कोशिश की। यहाँ पर नॉर्मल फ्लैट कलर्स है और यहाँ पर स्किन कलर को मैंने पॉप किया है। ये नॉर्मल फोटो है और इसको मैंने इस तरह से सिनेमेटिक टोन दिया है और वो सिनेमेटिक टोन किस तरह से खूबसूरत दिखाई दे इसी के लिए काम किया है। ये नॉर्मल फोटो है। यहाँ पर देखा है कि मैंने बैकग्राउंड में ऐसे कुछ मुझे पावरफुल चीजें नहीं दिखी तो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है इसका, पर उसका जो बेस है मैंने ओरिजिनल रखा है इस तरह से। तो इस तरह से मैं छोटे मोटे चेंजेस करके फोटोज में और भी जान डालने की कोशिश करता हूँ। तो आपके साथ भी मैं बिल्कुल भी मेरा जितना भी नॉलेज है मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मेरी खुद की एक जिम्मेदारी है कि मैं अगर इस इंडस्ट्री में अपनी सेवा दे रहा हूँ तो इस समय पे जब हर फोटोग्राफर घर में बैठा है और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर ही रहे वो लोग, तो भी मैं अपना योगदान दे पाऊँ। सचिन घोर सर हमेशा से ये चाहते हैं कि वेडिंग इंडस्ट्री में जितने भी फोटोग्राफर्स काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और उनको क्या क्या हम चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि वो उस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल तरीके से आए। इसी चीज के लिए हम लोग इस अभियान में जुड़े हैं और मैं और सचिन सर और पूरी जो कोर टीम है, हमारी पूरी कोर टीम इसके लिए दिन रात काम कर रही है कि रोज कुछ ना कुछ आपको दे पाए। रोज के 2 सेशंस हम लोगों ने यहाँ पर रखे हैं लाइव, तो लाइव बने रहिए प्लीज रिस्पेक्ट के पेज पे। इसके बाद मैं मेरा सेशन में प्रैक्टिकल सेशन अभी स्टार्ट करने वाला हूँ और आप बिल्कुल भी निश्चित रहिए क्योंकि आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग आपके लिए स्पेशली मैं कर रहा हूँ और जैसे ही जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपकी लिए जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड किया है उसको आपके लिए मैं लेके आऊँ, उस पूरे वीडियो को आपके लिए लेके आऊँ। ओके, तो चलते हैं हम लोग हमारे पूरे सेशन में आगे के। तो कुछ मेरे पास रॉ इमेजेस है। मैं फोटोग्राफर का नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है वो, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी के फोटोज को मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं या आपको उस फोटो पे प्रोसेस करते हुए दिखाऊं, पर मैंने उनसे परमिशन लिया है, उसके बाद ही मैं उनके फोटोज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सोनल दालमिया मैम है मुंबई से, जो वेडिंग इंडस्ट्री में ब्राइडल फोटोग्राफी के लिए बहुत फेमस है। उनकी कुछ फोटोज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसी फोटोज को हम लोग एडिट करेंगे। उसमें हम लोग लाइट्स एंड शैडोज भी ऐड करेंगे और उसको जितना बन सके उतना हम लोग उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट,
तो एक नॉर्मल फोटो है, इस नॉर्मल फोटो को हम लोग खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे और एडोब कैमरा रॉ का मैं इस्तेमाल करूंगा। एडोब कैमरा रॉ के बारे में मैं पहले बता देता हूं आपको। एडोब कैमरा रॉ आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं और एक्चुअली एडोब कैमरा रॉ है क्या? एडोब कैमरा रॉ के बारे में जब तक हमको पूरी जानकारी, मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा एडोब कैमरा में क्या होता है, तो बोलते हैं लाइटिंग ऐड होता है। तो एडोब कैमरा रॉ ये कुछ साल पहले ही एडोब से कनेक्ट किया है, ये मतलब एसोसिएट किया है। उसके पहले भी हम लोगों के पास कैमरा रॉ सॉफ्टवेयर रहता था, पर वो सभी के स्टूडियो में जो एक सज्जा रहता है, उसको लेंटर बोलते हैं हम लोग, उस लेंटर के ऊपर रखा जाता था, कोई उसको यूज नहीं करता था। जब से डिजिटल एसएलआर कैमरा है तब से कैमरा रॉ एडिटर अवेलेबल है, पर वो दुकानों में लेंटर के ऊपर, सज्जे के ऊपर रखा जाता था। अब आप बोलेंगे वो लेंटर ऊपर क्यों रखा जाता था? तो कैमरा जब हम लोग परचेस करते थे, उस कैमरे के साथ एक सीडी आती थी, उस बॉक्स में सीडी रहती थी। हम लोग उस सीडी का कभी इस्तेमाल नहीं किए। उस सीडी को बॉक्स के अंदर अच्छी तरह से, उसमें पन्नी में से भी नहीं निकालते थे हम लोग, और उसको सज्जे के ऊपर रख देते थे कैमरे के डब्बे के अंदर। पर बाद में एडोब फोटोशॉप में उसे कनेक्ट किया गया 2003 में। 2003 के बाद एडोब फोटोशॉप में कैमरा रॉ ओपन होना चालू हो गया, रॉ फाइल्स ओपन होना चालू हो गई। तो रॉ फाइल यानी क्या? रॉ फाइल यानी वो चीज जो अभी तक सिर्फ कच्ची है, इंफॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट हुआ है फोटोग्राफ कैमरे में, और वही इंफॉर्मेशन जो कैमरे में लाइट्स कलेक्ट हुई है उसका एक फाइल ऑलरेडी बन गया है, जिसे कैमरा रॉ बोलते हैं। तो कैमरा रॉ जेपीजी से अच्छा क्यों है एडिटिंग करने के लिए? कैमरा रॉ जेपीजी से एडिटिंग करने के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि जेपीजी का मतलब ही जॉइंट पिक्चर ग्रुप है, मतलब वो जॉइंट हो गया, यूनिवर्सल फॉर्मेट है वो प्रिंटिंग का। पूरी दुनिया में अगर प्रिंटिंग करने के लिए अगर आप जेपीजी फाइल किसी भी प्रिंटर पे लेके जाएंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्मेट है वो प्रिंटिंग का। बट कैमरा रॉ जो है, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को अभी तक कलेक्ट किया है, उससे कोई इमेज अभी तक तैयार नहीं किया है, क्योंकि कैमरा रॉ में सिर्फ लाइटिंग, कलर्स, एक्सपोजर, इस चीज, शैडोज, मिड टोन, हाईलाइट्स, ये जितनी भी अलग अलग चीजें हैं, इसको सबको अलग अलग रखा गया है, इसको ज्वाइंट नहीं किया। और जेपीजी मींस ज्वाइंट पिक्चर, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उस फोटो से रिलेटेड उस सबको ज्वाइंट कर दिया, मतलब रेडी टू प्रिंट। बट कैमरा रॉ में सब चीजें अलग अलग रखी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर चाय बनी हुई है और वो चाय मीठी हो गई, तो अगर मुझे उसे नॉर्मल करना है तो क्या करेंगे आप? तो बहुत सारे लोगों के जवाब होंगे कि उसमें थोड़ा दूध डालेंगे, और कुछ लोग बोलेंगे कि उसमें पानी डालेंगे थोड़ा फीका करने के लिए। तो क्या वो सही में जो ओरिजिनल पकते समय जो चाय का टेस्ट आना चाहिए था, शक्कर कम डाल के, चीनी जो हम यूज करते हैं वो कम चीनी वाला, वो उस तरह से बन पाएगी क्या? नहीं। हम रिपेयर करेंगे उसको, चाय को क्या करेंगे हम लोग? रिपेयर करेंगे, मतलब वो चाय पांचटी होने वाला है। पर अगर हम लोग चाय बनाते समय अलग अलग चीजों को, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसको प्रॉपर तरीके से ले, सबको अलग अलग, शक्कर, चीनी जितनी चाहिए चीनी, चाय पत्ती जितनी चाहिए, और दूध जितना चाहिए, पानी जितना चाहिए, और कितनी देर पकाना है उसको, वो सब अगर अलग अलग चीजों को जमा किया जाए और उस पर काम किया जाए तो वही है रॉ। तो रॉ अभी तक इमेज बनी नहीं है, रॉ सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है और उस इंफॉर्मेशन पे हम लोग प्रोसेस करेंगे, और जो जितनी भी चीजें हमको उसमें ऐड करना है या कम करना है या फिक्स करना है उसको करेंगे। तो कैमरा रॉ एडिटर जब हम लोग ओपन करेंगे, तो यदि कोई अगर कैमरा रॉ एडिटर यूज नहीं करता है या नॉर्मली वो कलर करेक्शंस करते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे 2 दिन कैमरा रॉ एडिटर के स्लाइडर्स हिला हिला के चेक कर लीजिए। अभी हिला हिला के चेक करने से मतलब क्या है कि कौन से स्लाइडर से क्या होता है, वहां पर ऑलरेडी लिखा होता है, पर जब हम लोग काम करते हैं तो कैमरा रॉ में कोई भी फाइल ओपन किया तो पूरे के पूरे स्लाइडर्स हम लोग इधर उधर करके देखते हैं, इससे ये अच्छा दिख रहा है क्या, वो अच्छा दिख रहा है क्या, ये अच्छा। पर मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल एज एडिटर मेरा ऐसा मानना है कि फोटो को जैसे ही मैंने ओपन किया, फोटो को ओपन करने के बाद वो मुझे ये पहले से मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या एडिट करना है।
मतलब मुझे उसमें क्या क्या चीजों को फिक्स करना है। मैं स्लाइडर तभी हिलाऊंगा जब मुझे कोई चीज फिक्स करने की जरूरत है। मतलब अगर मुझे उसके कलर्स ओके लग रहे हैं तो मैं कलर स्लाइडर्स को यूज करके फायदा नहीं। अगर मुझे उसका एक्सपोजर ओके लग रहा है तो मुझे एक्सपोजर हिलाने की जरूरत है। पर मैंने कई एडिटर्स को देखा कि वो पूरे स्लाइडर्स हर टैब्स पे, हर पेजेस पे जाके अलग अलग तरीके से वो अपने स्लाइडर्स को हिला हिला के चेक करते हैं। पर मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपने दिमाग में अपना फोटो क्रिएट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। फोटोशॉप में जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है वो आपको सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करेगा। और आपकी दिमाग की सोच को इस फोटो पे उतारने के लिए आपके पास टूल्स है, उस टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। टूल्स आपको जितना जरूरत लगता है उसको ठीक कीजिए। सबसे पहले फोटो को करेक्ट कीजिए। फोटो को करेक्ट करना इन द सेंस फोटो की गलतियों को फिक्स करना। एक बार फोटो फिक्स हो गया और सब कुछ ओके हो गया, तब उसको क्या करना है कि उसमें चेंजेस करना है। मतलब फोटो फिक्स होने के बाद अगर फोटो आपको लगा कि अब परफेक्ट है मेरा, अब उसके अंदर आप इनहांसमेंट कीजिए, मतलब कलर्स को ऐड कीजिए, इनहांस कीजिए, पॉपिंग कीजिए। कुछ ऐड करना है, फिल्टर्स ऐड करना है, फिल्टर्स ऐड कीजिए। और कुछ आप एक्सटर्नल कुछ ओवरलेज ऐड करना चाहते हैं तब ओवरलेज ऐड कीजिए। टाइटल्स ऐड करना है, टाइटल्स ऐड कीजिए, उसके बाद कीजिए। सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि फोटो को मैं 100% पहले फिक्स कर लूं। आपका जितना भी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से आप फोटो को फिक्स कर लीजिए, राइट। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं एडोब फोटोशॉप में सबसे पहले इस फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये कैमरा रॉ फाइल थी कैनन 5D Mark III की, इसीलिए एडोब कैमरा रॉ में ऑटोमेटिकली ओपन हो चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा और भी कैमरे को, आप मोबाइल कैमरे को थोड़ा नजदीक ले लेता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर दिखाई दे। राइट, सबसे फर्स्ट मैं फोटो का वाइट बैलेंस हम लोग ठीक करते हैं। फोटो को सबसे पहले यहाँ पर जितने भी स्लाइडर्स हैं आप विस्तार से इसको पढ़िए। इसके बाद अलग अलग टैब्स हैं यहाँ पर। इस टैब्स में भी आप आराम से बिल्कुल समय निकाल कर उसको कोशिश कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप में कैसे चेंजेस होते हैं इसमें, क्योंकि आप जितने भी स्लाइडर्स यहाँ पर यूज करेंगे आपको रियल टाइम में चेंजेस दिखाई देंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ पर लिखा ही है एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, व्हाइट, बैक, सब कुछ लिखा है। आपको 2 दिन, आप 3 दिन यूज कीजिए, स्लाइडर्स हिला हिला के पूरा चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फोटो में आउटपुट रिजल्ट दूं। इसलिए मैं वही सब चीजों को, वही सब स्लाइडर्स के बारे में आज आपके साथ नॉलेज शेयर करूंगा और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा कि जिसमें हम लोग चेंजेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर व्हाइट बैलेंस के लिए ऑटो है और यहाँ पर डिफॉल्ट है। ऑटो मीन्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडोब फोटोशॉप के नॉलेज के अनुसार जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडोब फोटोशॉप यूज करता है वो सब उसके नॉलेज के अनुसार उस ऑटो पे क्लिक करने के बाद वो जो भी चेंजेस करना चाहता है वो चेंजेस कर लेगा। मैंने जैसे ये चेंज किया तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे स्लाइडर्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एडोबी फोटोशॉप उसने चेंज कर लिया। अगर आपको लगता है कि ये लगभग आपके लिए सही है तो आप इसी के साथ जा सकते हैं, या फिर आपको रीसेट करना है तो डिफॉल्ट पे क्लिक करके नॉर्मल इमेजेस पे आ सकते हैं। तो मैं ऑटो पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस फोटो का वाइट बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वाइट बैलेंस के लिए एक टैब है। ये टैब में जितने भी आपके कैमरे में सेटिंग्स होते हैं, ऑटो, डेलाइट, क्लाउडी, शैडो, टंगस्टन, फ्लोरोसेंट, फ्लैश एंड कस्टम, तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्लाइडर है वो टेम्परेचर के लिए, मतलब वाइट बैलेंस के लिए। अगर आप वाइट बैलेंस मैन्युअली चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली तरीके से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेशली वाइट बैलेंस के लिए एक टूल है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं और इस
शर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे मालूम है ये वो शर्ट वाइट है। तो आप देखेंगे कि फोटो का वाइट बैलेंस ऑटोमेटिकली सेट हो गया, या मतलब मैन्युअली मैंने किया है। आप स्लाइडर से भी कर सकते थे। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर जो भी चेंजेस किया, मुझे कलर टोन पसंद है, मैंने इसलिए ये सब चेंज कर लिया है। अगर आप एक्सपोजर कम करेंगे तो स्काई आप देखेंगे स्काई की डिटेलिंग है, और अगर आप बढ़ा देंगे तो स्काई की डिटेल्स चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि स्काई की डिटेल्स और ये जो इन्होंने कपड़े पहने उसकी डिटेल्स बहुत खूबसूरत दिखनी चाहिए, क्योंकि इस ड्रेस के अंदर जो भी फ्लावर्स भी है, अगर आप नजदीक जूम करके देखेंगे तो ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाकर आप इसके फ्लावर्स को लॉस कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूं तो अब आप देखेंगे इसकी डिटेल्स पूरी चली जाती है। तो डिटेल्स दिखने तक आपको एक्सपोजर उतना ही रखना है। बाकी का रहा सवाल स्किन का, हम लोग मैन्युअली उसको फोटोशॉप में उसको पॉप करेंगे और भी ज़्यादा तरीके से उसको इन्हांस करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि जितना भी टेक्सचर्स फोटो में दिखाई दे रहा है उस टेक्सचर्स को हम लॉस नहीं होने देना चाहिए, और फोटोज में खूबसूरती बनी रहे। स्काई में भी वो चेंजेस देख रहे हैं आप, स्काई में भी पूरी डिटेलिंग्स है यहाँ पर, वो सब करना है। उसके बाद अगर मुझे चाहता हूँ कि जैसे हेयर्स यहाँ पर बहुत डार्क दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ से शेडोज को थोड़ा रिमूव करता हूँ और फोटोज में डिटेलिंग लाने की कोशिश करता हूँ। राइट, आप कीबोर्ड पे क्यू प्रेस करके बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका जो शूट किया हुआ फोटो रॉ फोटो है, और यहाँ पर मैंने जो चेंज किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जैसे जैसे क्यू प्रेस करेंगे वैसे वैसे अलग अलग व्यूज आपको बिफोर एंड आफ्टर के दिखाई देंगे। इसके बाद अगर मैं जूम करता हूं फोटोज को, तो अब आपको देखेंगे एक वॉयलेट कलर की एक लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, देख रहे हैं। ये बहुत सारे फोटोग्राफर्स को ये प्रॉब्लम आता है कि इस तरह से लाइनिंग आती है। तो आप यहाँ पर लेंस करेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर क्रोमेटिक एब्रेविएशन करके है, जो रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे ये लॉस हो जाएगा, मतलब चले जाएगा। मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूं आपको। तो फोटो का फोकस भी प्रॉपरली नहीं हुआ है, थोड़ा सा कैमरा शेक है फोटो ये वाला, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग काफी दूर से देखने वाले हैं इसको। इसके बाद मैं फोटो को थोड़ा स्ट्रेट करना चाहता हूँ। फोटो को यहाँ पर एक स्ट्रेटन टूल है, स्ट्रेटन टूल की मदद से मैं फोटो जो थोड़ा सा क्रॉस है इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। इतना क्रॉस आपको दिख रहा है फोटो, तो मैं फोटो को थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ। अब मेरा फोटो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि क्रॉप टूल स्ट्रेटन टूल की मदद से मैंने फोटोज को पूरा 180 डिग्री का फोटो जो ओरिजिनल लाइन है उसको सेट किया है। इसके बाद मैं फिर से बेसिक्स वाले टैब पे आता हूँ और शैडो मैंने बढ़ाया था, हाईलाइट को मैं कम कर देता हूँ और फोटो में थोड़ा सा एक्सपोजर को ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं कलर्स को पॉप करने के लिए वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन, आप देखेंगे दोनों भी स्लाइडर सेम ही दिखाई दे रहे हैं, दोनों भी स्लाइडर सेम दिख रहे हैं, पर वाइब्रेंस आपका मिड टोन पे काम करेगा, जो भी आपका कॉस्ट्यूम्स है कलर्स है उसको कलर चेंजेस करेगा, उसमें इनहांस करेगा, और सैचुरेशन जो है पूरे ओवरऑल पूरे फोटो पे कलर्स को ऐड करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर प्री वेडिंग की फोटोज एडिट कर रहे हैं और उसको में कलर्स पॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आप वाइब्रेंस को यूज कीजिए। ये बेस्ट ऑप्शन अभी जस्ट ऐड हुआ है एडोब फोटोशॉप के कैमरा रॉ वर्जन में। मैं आपको इसका ओरिजिनल फोटो शेयर करना चाहता हूँ। ये आप देखेंगे कि पहले ये वाला फोटो था और अभी जस्ट हमने इसको चेंज करके उसको इनहांस करने की कोशिश की है और इतना तरीके से इस फोटो को हमने यहाँ तक लेके आए। अगर आपको फोटोज में ग्रेन्स लगते हैं तो आप डिटेल्स वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नॉइस रिडक्शन का एक ऑप्शन है, जो आपके फोटोज में जितना भी नॉइस अगर आया है तो आप ल्यूमिनेंस को ऐड कर सकते, ल्यूमिनेंस डिटेल्स को यदि कम करेंगे तो फोटो में जितना भी आपको नॉइस दिख रहा है वो कम हो जाएगा। और फोटो में शार्पनेस ऐड करने के लिए ऊपर का जो ऑप्शन है ऊपर वाले सेक्शन में, यहाँ पर अमाउंट इस तरह से डायरेक्टली अगर आप बढ़ाएंगे तो पूरे ओवरऑल पूरे फोटो पर शार्पनेस बढ़ेगी, पर शार्पनेस अगर हम लोग एजेस पे रखें तो फोटो और भी ज़्यादा क्रिस्पी दिखाई देता है प्री वेडिंग में। तो मैं चाहता हूँ कि शार्पनेस मुझे ऐड करनी है
पर जितना भी एजेस लाइन है लाइन उस पर ही मुझे शार्पनेस करनी है। तो इसलिए कीबोर्ड पे मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और ये जो मास्किंग वाला स्लाइडर है मैं इसको बढ़ाता हूँ। तब आप देखेंगे कि जितना भी व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वो सब उसी चीज पर अप्लाई होगा। अब आप देख रहे हैं कि टोटल आउटलाइन आपको एजेस लाइन दिखाई दे रही है। ये एजेस लाइन जैसे आप छोड़ देंगे अल्ट तो ये फोटो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसमें शार्पनिंग ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी एजेस है उस पे शार्पनेस हो रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ओपन ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ओपन ऑब्जेक्ट या फिर ओपन इमेज। अगर मैं इसको एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करना है और ओपन ऑब्जेक्ट करना है। या फिर अगर आप जेपीजी में काम करना चाह रहे हैं, आपका नॉर्मली कुछ इसके बाद चेंजेस करने वाले नहीं है आप, और ये आपका फाइनल चेंजेस है, क्योंकि अगर आप ओपन इमेज करेंगे तो बाद में पूरे स्लाइडर्स रीसेट हो जाएंगे। पर अगर आप एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसको ओपन करेंगे तो जितने भी चेंजेस आपने किए हुए हैं वो सब उसी तरह से रहेंगे और आप उस लेयर को दोबारा नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में जाके आप उसको ओके कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ और ओपन ऑब्जेक्ट करता हूँ। अभी मैंने फोटोज को ओवरऑल सिर्फ फिक्स किया है, उसमें प्रॉब्लम्स, बाकी और भी कुछ चेंजेस मैंने नहीं किया, एडिटिंग पार्ट मैंने नहीं किया है। पर अब जितना भी मुझे डिस्ट्रक्ट कर रहा है जो भी चीजें, वो सब मुझे चीजें निकालना है। तो एडोब फोटोशॉप में यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है और कंटेंट अवेयर मूव टूल है। ये सभी टूल लगभग सेम काम करते हैं। और उसके बाद एडिट में कोई भी चीज जैसा आप फिल करना चाह रहे हैं तो फिल भी कर सकते हैं आप। अभी ये डीएक्टिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा कोई सिलेक्शन पार्ट नहीं है। अगर मैं कोई सिलेक्शन लासो टूल से मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट में जाता हूँ और मैं फिल भी रास्टर कर दिया मैंने। एडिट में जाके मैं फिल यदि मैं करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी कंटेंट अवेयर टूल है। तो कंटेंट अवेयर टूल आपको हर बहुत सारी जगह पे अवेलेबल रहेगा। कंटेंट अवेयर टूल बहुत सही टूल है अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ओपन हो जाता है। अगर मैं डबल क्लिक इसमें फिर से क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फिर से मैं कैमरा रॉ फिल्टर में चला गया और जो भी मैंने स्लाइडर चेंज किए थे वो स्लाइडर सबके सब वैसे के वैसे ही। पर अगर आप एज ओपन कर लेते तो बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाते। तो इसीलिए अब क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करने वाला हूँ तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको रास्टर ऐड कर लेता हूँ। अभी मेरा कैमरा रॉ से रिलेटेड जितना भी मेरा प्रोसेस था वो मेरा ओके है, मैं फाइनल हूँ, इसलिए मैं रास्टर इमेज पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे जितना भी ये चीजें निकाल देनी है तो मैंने बताया कि आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज करके आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपको डायरेक्टली बिना कोई क्वेश्चन किए अकॉर्डिंग टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एडोब फोटोशॉप वो उसमें चेंज करता है। देखेंगे आप एडोब फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली उसको प्रॉपर तरीके से किया। मैं यहाँ पर भी उसको इसी तरह से यूज करता हूँ, ऑटोमेटिकली वो वहां पर उसको फिल कर दे रहा है। तो आपने देखा कि एडोब फोटोशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए पूरा ऑटोमेटिकली हील कर रहा है, उस जगह को भर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी पैच टूल लेता हूँ और पैच टूल लिया मैंने और पैच टूल लेके अगर मैं यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसको अगर निकालना चाहता हूँ तो मैंने इस तरह से उसको सिलेक्ट किया और मुझे लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको सोर्स कौन सा लेना है। तो मैं अगर यहाँ पर रख देता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसको मैच कर लिया उसने। तो पैच टूल की मदद से भी ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप फिल में भी फॉर एग्जांपल मैंने लासो टूल लिया और लासो टूल से इस तरह से सेलेक्ट कर लिया
और एडिट मेन्यू में मैं गया और फिल कर दिया और कंटेंट अवेयर का ऑप्शन रखा और ओके किया तो भी ऑटोमेटिकली वो फिल करेगा। तो फिल करने के लिए एडोब फोटोशॉप में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसके पहले स्टैम्प टूल हम लोग यूज करते थे, अभी स्टैम्प टूल बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट स्टैम्प टूल का एक अलग से मैं एक सेशन आपके साथ रखने वाला हूँ। स्टैम्प टूल एक बहुत ही काम की चीज है और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में हम लोग स्टैम्प टूल यूज कर सकते हैं और उसके बाद उसके प्रोपोर्शन में भी बहुत सारे चीजें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। स्टैम्प टूल की पावर अलग है एडोब फोटोशॉप में, वो पावर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ स्टैंपिंग टूल को, क्योंकि स्टैंपिंग टूल रियल में बहुत ही खूबसूरत टूल है और जिसका यूज करना लोगों ने छोड़ दिया है। तो कुछ सेशन में आगे भी लेके आने वाला हूँ रिस्पेक्ट के प्लेटफॉर्म पे इस स्टैम्प टूल के बारे में। स्टैम्प टूल को देखा जाए, समझा जाए तो कम से कम मुझे 2 घंटे लगेंगे आपको स्टैम्प टूल के बारे में बताने, इतने डिटेल्स में स्टैम्प टूल पे प्रोसेस होती है। ऑलराइट, तब मैं चाहता हूँ कि जितना भी स्किन पोर्शन है उसको ब्राइट किया जाए, तो मैं क्या करता हूँ मैनुअली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी स्किन पोर्शन है, क्विक सिलेक्शन टूल के लिए, टूल के माध्यम से मैं इसका जितना भी स्किन पोर्शन एरिया है मैं उसको इससे सिलेक्ट कर लेता हूं। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया है कि जितना भी स्किन पोर्शन था मैंने उसको मैनुअली सिलेक्ट कर लिया है। अब हम लोग जो भी काम करेंगे हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर्स पे की तरह काम करेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इस पे कलर करेक्शन करने के लिए इमेज एडजस्टमेंट में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। हम लोग एडोब फोटोशॉप में प्रोफेशनल अगर हैं तो किसी भी जो भी एडजस्टमेंट लेयर्स हैं हम लोग यूज, एडजस्टमेंट कमांड से हम लोग यूज करना चाहिए, तो वो हमें एडजस्टमेंट लेयर्स के थ्रू यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा कंट्रोल उस पर है, हम किसी भी सिचुएशन में 0 स्टेज पे आ सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं जाऊँ और फोटोज में ब्राइटनेस ऐड करता हूँ मुझे यहाँ से। तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने एडजस्टमेंट लेयर लिया और यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक मास्क क्रिएट हो गया और मास्क क्रिएट होते सही इसमें व्हाइट एंड ब्लैक पोर्शन भी आ गया। व्हाइट मीन्स आपका जितना भी सिलेक्टेड पार्ट है जिसपे भी प्रोसेस होने वाला है वो व्हाइट पोर्शन है, और ब्लैक प्रोसेस यानी वो है जो उस पर प्रोसेस नहीं होनी। तो मैं फोटो में ब्राइटनेस को ऐड करता हूँ। मैंने कई बार देखा कि मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम डिजाइनर्स हो गए, मैक्सिमम एडिटर्स हो गए, मेरे जितने भी पहचानने वाले लोग हैं, वो सब का सब कर्व्स यूज करते हैं, कर्व्स टूल यूज करते हैं ब्राइटनेस करने के लिए या फिर लेवल्स यूज करते हैं। तो मैं सभी से रिकमेंड तो इस तरह से मैंने ब्राइट किया, पर मैं अगर जूम करके देखूं तो ये शार्प लाइन है बिल्कुल भी। तो मैं इसको सॉफ्ट करने के लिए यहां से मैंने क्लिक किया और प्रॉपर्टीज पैनल में गया और फेदर्स को मैं थोड़ा सा फेदर दूंगा, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी शार्प लाइन थी वो कम हो गई और सॉफ्ट हो गई। अब जो भी मैंने चेंज किया है वो चेंज आप देखेंगे यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं कि फोटोज में जो स्काई है उसको थोड़ा और डिटेल्स लाए, इसलिए मैं उसकी ब्राइटनेस को कम करता हूं। या फिर ऐसे समय पे अगर मुझे अलग अलग तरीके से काम करना है तो मैं कर्व्स टूल लूंगा और ये जो हिस्टोग्राम इसमें यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पर मिड टोन है और ये हाईलाइट पोर्शन है और ये शैडो पोर्शन है। तो मैं अगर मुझे इस फोटो के हाईलाइट पे प्रोसेस करना है तो मुझे यहाँ पर प्रोसेस करना है, अगर शैडोज पे प्रोसेस करना है तो मुझे यहाँ पर करना है। तो मैं जो उतना भी शैडो पार्ट है उसको थोड़ा सा इनहांस करता हूँ और जितना भी हाईलाइट अगर ज्यादा दिख रहा है तो मैं यहाँ पर डिटेल्स की वजह से यहाँ पर इतना ही मैं चेंज करूंगा इसमें। इतना सा चेंज करके देखेंगे आप स्काई, यहाँ पर और भी डिटेल्स आ गए स्काई में। अब लगभग मेरा फोटो तैयार हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इस फोटो में जो शर्ट पहना है वो शर्ट और भी ज्यादा ब्राइट दिखाई दे, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और उसका शर्ट सिर्फ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस शर्ट के लेयर्स पे मैं लेवल्स को बढ़ा देता हूँ यहाँ से।
और इसको सॉफ्ट करने के लिए फिर से मैं प्रॉपर्टीज में गया और फेदर मैंने यूज किया। तब आप देखेंगे कि शर्ट थोड़ा और भी इन्हांस हो गया और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर मैं लड़की का जो फ्रॉक है उसमें भी अगर मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया और उसके भी लेवल्स मैं चेंज करूँगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि डिटेल्स ना जाए और मैं फिर से फेदर दे दूंगा। अब अगर मुझे ये मूड ओके दिख रहा है तो आप इसी मूड के साथ जा सकते हैं। अगर आपको मूड में चेंजेस करना है, फिल्टर्स यूज करना है, तो एडोब फोटोशॉप में यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल्टर्स, फोटो फिल्टर्स। यहाँ पर रेडीमेड इतने सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो अपना मैनुअल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 में अगर सभी फिल्टर्स को चेक करूँ, ये वार्म फिल्टर्स है सभी, ये कूलिंग फिल्टर्स है। कूल फिल्टर का भी कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, आपकी डेंसिटी कितने आपको चाहिए। अलग अलग फिल्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जो भी फिल्टर पसंद आए वो फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। मुझे थोड़ा सा कूलिंग फिल्टर अच्छा लग रहा है और ओवरऑल पूरे फोटो में मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा फोटोज को मैं ब्राइट कर देता हूँ। इतना होने के बाद अगर मैं जैसे मैं आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग लगाते हैं, तो आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग आपको सभी को मालूम होगा, आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग रेड कलर की चेरी लगाई जाती है। तो रेड कलर की चेरी इसलिए लगाई जाती है कि वो उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा पर वो और खूबसूरत दिखाई देगा। अभी मैंने फोटोज लगभग पूरा रेडी किया है, तो इसमें टॉपिंग लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि कलर लुकअप में जाता हूँ। कलर लुकअप ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको जो भी पसंद है वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग सॉफ्ट ऑप्शंस हैं और इसको फिर आप ओपेसिटी से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैं ऑप्शन यूज करता हूँ और यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को कम करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मेरे साथ जुड़े रहे इतने समय तक, और जितना भी मेरे से बन पाया मैंने कोशिश किया है कि उसको आपके साथ शेयर करूं। और ये जो भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये वीडियो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। थैंक यू राम नाइक जी।